हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। सो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोम, जो कि है माई मदर एट 66। सारी पोइट्रीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। ये पोइट्री बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और इतनी छोटी पोम है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। माई मदर एट 66 और इसकी पोएटेस हैं कमला दास। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं कि पोएट कौन है। द पोएट कमला दास ऑल्सो रोट बाय हर पेन नेम ऑफ माधवकुटी। शी वॉज बोर्न इन केरला एंड इज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पोएट्स। तो जो हमारी पोएट कमला दास है, वो अपना पेन नेम जो है, यानी कि स्कूल में या आइडेंटिटी कार्ड में हर जगह अपना नाम क्या लिखती है? माधवीकुटी। ओके, वो कहाँ बॉर्न हुई है? केरला में बॉर्न हुई है और ये इंडिया की सबसे फर्स्ट पोएट्स रह चुकी हैं, शुरुआती पोएट्स रह चुकी हैं। हर सब्जेक्ट मैटर इज बेसिकली रिलेटेड टू हर पर्सनैलिटी विच इज़ ब्यूटिफुल, सेंसिटिव, बोल्ड एंड टॉर्मेंटेड। तो जो भी सब्जेक्ट ये चूज करती हैं अपनी पोएट्री को लेके, या जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर ये अपनी पोम को लिखती हैं, वो बिल्कुल इन्हीं की पर्सनैलिटी जैसी होती है। और इनकी पर्सनैलिटी कैसे? ये काफ़ी ब्यूटिफुल है, काफ़ी सेंसिटिव है, यानी इमोशनल है, काफ़ी बोल्ड है और टॉर्मेंटेड है, यानी कि अपनी इनर फीलिंग्स को बहुत बोल्डली एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन हर राइटिंग्स। जितने भी बाहर के फैक्टर्स हैं जो किसी की भी लिखावट को अफेक्ट कर सकते हैं, वो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हर राइटिंग्स ब्रिंग आउट हर ट्रू इनर फीलिंग्स। जो भी ये लिखती हैं, जहाँ पर भी इनकी कलम चलना स्टार्ट होती है, इनकी रियल ट्रू इनर फीलिंग्स, अंदर की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो बाहर आ जाती हैं एंड वो उसी को ही एक्सप्रेस करके ब्यूटिफुली पोम को फ्रेम करती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पोएट। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। अब पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो पोम है खुद कमला दास के बारे में ही है, यानी खुद पोएटिस के बारे में ही है। वो कहीं से आई हैं अपने घर पर, अपनी मॉम के पास। ओके, कुछ दिन शायद छुट्टियां मनाने, एंड वहाँ से कुछ दिन छुट्टियां मनाने के बाद वो वापस कोचिन एयरपोर्ट जाती हैं, क्योंकि वो वापस अपने काम के लिए जा रही हैं। जब रास्ते में, मतलब जब घर से एयरपोर्ट तक वो जाती हैं, रास्ते में वो कार में देखती हैं अपनी मॉम को कि उनकी मॉम जो है वो साइड में डोज कर रही हैं, यानी कि सो रही हैं। और उनके फेस जब देखती हैं कमला दास, तो वो देखती हैं कि उनकी मदर कितनी ओल्ड हो गई हैं। सडनली रियलाइज़ करने लग गई हैं कि वो कितनी ओल्ड हो गई हैं। उनके फेस पे रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, और उनका फेस कितना वॉर्न, यानी काफ़ी पेल हो गया है, यानी बुढ़ापे से काफ़ी पीलापन, येलोइश हो गया उनका फेस बहुत। तो वो जो है एक अजीब सा डर डेवलप करने लगती हैं अपने दिल में कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ, कहीं मेरी मदर की डेथ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जब आऊँ तो मैं अपनी मॉम को मिल ही नहीं पाऊँ। ऐसा लग रहा था कि उनकी मॉम जो सो रही है वो एक डेड बॉडी जैसी लग रही है, क्योंकि वो इतनी ओल्ड हैं। तो एक तरीके का डर, जो फियर है, वो उनके दिल में आने लगे, उनके दिमाग में आने लग गया कि कहीं मैं अपनी मॉम को खो न दूँ। और उसके बाद रास्ते में वो क्या देखती हैं? वो देखती हैं कि कुछ ट्रीज़ निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होता जब हम कार में बैठते हैं तो बहुत सारे ट्रीज़ जब हमको दिखते हैं साइड में, तो वो लगता है वो पीछे की तरफ छूट रहे हैं तेज़ गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है ट्रीज़ पीछे की तरफ छूट रहे हैं। तो वो देखती हैं कि ट्रीज़ स्प्रिंट हो रहे हैं, यानी पीछे की तरफ ऐसे छूट रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि कहीं, मतलब वो एक ऑपोजिट चीज़ दिखती है। वहीं उनकी मॉम जो काफ़ी वीक है, कितनी मोशनलेस है, एक डेड बॉडी की तरह सो रही हैं। उसी के कॉन्ट्रास्ट जब वो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो विंडो के बाहर देखती हैं कार की, तो वो देखती हैं कि ट्रीज़ कितनी स्पीड में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है उनकी मॉम से। फिर वो विंडो के बाहर देखती हैं कि कुछ बच्चे, कुछ यंग बच्चे, कितने एनर्जेटिक बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी अपने घरों के बाहर निकल के आ रहे हैं। तो बच्चे और एक बूढ़ी औरत को कितना कॉन्ट्रास्ट है, यानी कितना डिफरेंस है दोनों में। वो कितनी बूढ़ी है, कितनी मोशनलेस है, एक डेड बॉडी जैसे लग रही है उनकी फेस, है जिंदा पर ऐसे सो रही है जैसे डेड बॉडी लग रही है, इतनी ओल्ड हो चुकी है, इतने रिंकल्स हैं। और ऑन द कॉन्ट्रास्ट विंडो के बाहर कार की वो देखती है कि यंग बच्चे, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, सारे बच्चे घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। फाइनली जब वो एयरपोर्ट पे जाती हैं तो वो अपनी मॉम को एक बार मुड़ के देखती है, एंड फिर वो 3 बार स्माइल करती हैं, लाइक स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो बेसिकली वो रियलाइज़ करती हैं कि बचपन में भी मुझे ऐसा ही डर फील हुआ था, क्योंकि शायद वो बचपन में बिछड़ गई थी अपनी माँ से,
काम के लिए चली गई होंगी शायद बाहर, तो यही डर उनको फील होता था कि कहीं मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। वही डर उनको वापस रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी डेथ हो रही है और अपनी मॉम से वो डिपार्ट हो रही है। लेकिन फिर वो ब्रेवली फील करती कि नहीं, मैं वापस आऊँगी और मैं अपनी मॉम को मिलूंगी। इस होप से वो स्माइल करके अपनी मॉम को सी ऑफ करके एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठ के चली जाती हैं। सो यहीं पे हमारी स्टोरी होती है फिनिश। सो लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। मदर्स आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली जो मदर्स हैं, जो हमारी मॉम्स हैं, वो भगवान का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है हम लोगों के लिए और हर इंसान के लिए। द पोएट कमला दास, एंड थ्रू हर पोम माई मदर एट 66, she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away any time। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट्रेस है कमला दास, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं कि उनकी मॉम की जो एज है वो बढ़ती हुई एज है, वो ओल्ड होती जा रही है और इसके साथ साथ उनके दिल में एक डर आता जा रहा है कि कहीं वो उनकी माँ को खो न दे, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि एक एज के बाद इंसान की डेथ होती है और उनका ऐसा वीक चेहरा देख के, इनका ऐसे रिंकल्स वाला फेस देख के उनको ये डर और बढ़ जाता है पोएटेस के दिल में। द पोम इज बेस्ड ऑन अ ब्यूटिफुल मदर डॉटर रिलेशनशिप। और ये जो पूरी पोम है एक बहुत सुंदर माँ और बेटी के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ओके, पोम एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम का एक्सप्लेनेशन। ऑल्सो यहाँ पर जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज होंगे इस पोम में, वो भी हम सब यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, so let's begin with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो कहाँ से स्टोरी, कहाँ से पोम स्टार्ट हो रही है? वो बता रही कि मैं जो पोएटेस है वो अपनी पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कार में बैठी हुई हैं और कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, कोचिन की तरफ जा रही है। और ये सुबह सुबह की बात है, यानी फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब वो जा रही है एयरपोर्ट की तरफ। और साइड में कौन बैठा हुआ है? साइड में उनकी मदर बैठी हुई हैं, जो कि क्या कर रही है? डोज कर रही है, यानी अ शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए। बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को जैसे कार में नींद आ जाती है ना, तो ऐसे छोटा सा नैप जो लेते हैं, सो रही है, वैसे सो रही है उनकी मोम। और कैसे सो रही है? माउथ ओपन्ड, सोते वक्त उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, एशन का मतलब क्या होता है? वेरी पेल लाइक ऐश, राख की तरह, जैसे काली राख होती है उसके जैसे, वैसे उस तरीके से बोलते हैं हम ऐश लाइक या एशन। तो उनका फेस इतना झुर्रियों से भरा हुआ है कि उनका फेस राख जैसा एशन लाइक लग रहा है। दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स यानी कि डेड बॉडी, यानी कि जब एक डेड बॉडी लेटी हुई रहती है तो उसका चेहरा जिस तरीके से जैसे समझो कलर निकल गया है, कलर उड़ गया है पूरी फेस में से और चेहरा राख जैसा अजीब सा हो गया है, वैसा फेस लग रहा था पोएटेस को उनकी मॉम का। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और इसी चेहरे को देखते ही जो पोएटेस है उन्होंने वहीं पर रियलाइज किया कि मेरी माँ अब बहुत ओल्ड हो रही है, जितनी उनकी एज है उतनी ओल्ड अब वो दिख भी रही है। एंड 66 क्या है? 66 उनकी एज है, जो उनकी एज है उतनी ही ओल्ड अब वो दिख रही हैं। एंड एज सून शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब वो देख रही हैं, वो फील कर रही हैं कि मेरी माँ ओल्ड हो रही है और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, ये डर कहीं ना कहीं अंदर खा रहा है पोएटेस को कि कहीं मेरी मदर की डेथ ना हो जाए, कहीं वो इस दुनिया को छोड़ के, मुझे छोड़ के, अकेला छोड़ के चली ना जाए। और इस थॉट को, इस नेगेटिव थॉट को अपना से दिमाग हटाने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उधर मुँह कर लिया और विंडो के बाहर, कार की विंडो के बाहर देखने लग गई अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन? पोएटेस। And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती हैं, वो क्या देखती हैं कि यंग ट्रीज यानी फ्रेश, हरे भरे, खिले हुए ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, यानी स्प्रिंट कर रहे हैं। शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि यंग ट्रीज कुछ जमीन से ग्रो हो रहे हैं और कुछ ट्रीज, क्योंकि गाड़ी उनकी फास्ट मूव कर रही है, कार तेज चल रही है, तो कभी कभी होता है हम गाड़ी के विंडो के बाहर देखते हैं तो हम जब तेज चल रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें, जो पेड़ पौधे, ग्रीनरी, जो भी हमें गाड़ी के बाहर दिख रही है वो स्प्रिंट हो रही है, यानी पीछे की तरफ जल्दी जल्दी छूटती जा रही है। तो एग्जैक्टली वही उन्होंने फील किया और वही उन्होंने देखा।
तो पोएटिस जब बाहर देखती है तो उन्हें क्या दिखता है कि बिल्कुल फ्रेश यंग जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी पीछे की तरफ छूट रहे हैं। और ये चीज़ किसके ऑपोजिट है? उनकी मॉम के ऑपोजिट, जो बिल्कुल डेड बॉडी जैसे लेटी हुई है, और यहाँ पे ट्री स्प्रिंट यानी फास्ट मूव कर रहे हैं, यानी पीछे की तरफ छूट रहे हैं। जो मॉम है उनका फेस एशन लाइक यानी राख जैसा हो चुका है, बहुत पेल है, और यहाँ पे ट्रीज कैसे हैं? यंग, खिले हुए, बिल्कुल फ्रेश। तो जो वो उनके साथ अपनी मॉम के फेस को देख रही है और जो विंडो के बाहर देख रही है, वो दोनों चीजें क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि ऑपोजिट्स हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। अब फाइनली जो पोएटेस हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, और फाइनली अब सिक्योरिटी चेक हो रहा है, यानी कि अब जो पोएटेस हैं वो सी ऑफ करके अपनी मॉम को बाय बाय बोल के जा रही है फ्लाइट में बैठने के लिए। उन्होंने कुछ यार्ड्स यानी कुछ कदम दूर खड़े होकर फिर से मुड़ के एक आखिरी बार अपनी मॉम को देखा, और जब उन्होंने देखा तो उनका फेस कैसा था? वॉन यानी कि कलरलेस, जैसे बुजुर्ग लोगों का, बूढ़े लोगों का होता है, जिसमें कोई चार्म नहीं होता, कोई ग्लो नहीं होता है, फेस में फ्रेशनेस नहीं दिखती, रिंकल्स और झुर्रियों से भरा हुआ फेस होता है, वैसा फेस वॉन फेस होता है। तो वैसा फेस उन्होंने जब मुड़ के देखा आखिरी बार तो उनको अपनी मॉम का वैसा फेस दिखा, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। और उनकी मॉम का फेस उनको और कैसा दिखा? लेट विंटर्स मून जैसा पेल दिखा। अब लेट विंटर्स मून यानी क्या होता है? जब विंटर का सीजन खत्म होने वाला होता है तो जो विंटर के टाइम पे जो मून होता है वो क्लियरली नहीं दिखता, बहुत फॉगी दिखता है, यानी कि जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, धुंधला धुंधला दिखता है, वो मून के सामने आ जाती है। तो मून क्लियरली नहीं दिखता, खुल के बाहर नहीं आता, धुंध के पीछे छुप जाता है, यानी जो फॉग होता है वो सामने आ जाता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही मून जैसा फेस जो है उनको अपनी मॉम का लग रहा था, कि जो क्लियर नहीं दिख रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारी झुर्रियां हैं, जो फ्रेश नहीं है, जो अपना पूरा चार्म, ग्लो, लाइट फेस जो खत्म कर चुका है, जो लोगों का जवानी में होता है, वैसा नहीं है। अब उनकी मॉम कैसी हो गई? बहुत ओल्ड हो गई है, अपनी ब्यूटी खो चुकी है। तो वैसा लेट विंटर्स मून जो होता है, उस मून जैसा उनको अपनी मॉम का फेस दिखता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। तो जब वो अपनी माँ को देखती है, उनका फेस कैसा दिखता है? उनको वॉर्न दिखता है और ओल्ड विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून जैसा दिखता है। तो जब उनको ये फेस देखती है तो उनको ये फैमिलियर एक यानी जाना पहचाना दर्द, एक यानी पेन, ये जाना पहचाना दर्द अपनी माँ से बिछड़ने का फिर से याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ये चाइल्डहुड फेयर था, ये बचपन का डर था, क्योंकि बचपन में भी वो एक बार अपनी मॉम से, अपनी माँ से इस तरीके से अपार्ट हो गई थी, यानी कि अलग हुई थी, शायद कुछ आगे फर्दर स्टडीज़ करने के लिए या जॉब के लिए या आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो अपनी मॉम से दूर हुई। तो तब भी उनको इतना ही दुख हुआ था अपनी मॉम से दूर जाने का। तो ये जो फैमिलियर एक है, यानी अपनी माँ से बिछड़ने का ये जाना पहचाना जो दर्द है, वो उनको फिर से फील होने लगा, क्योंकि इस वक्त भी वो एयरपोर्ट पे अपनी मॉम से दूर जा रही थी, यानी बिछड़ रही थी। तो ये बचपन का जो डर, जो बचपन में माँ से बिछड़ने की जो फीलिंग है, वो उनको फेमिलियर लग रही थी, यानी जानी पहचानी लग रही थी। अब भी वो ऐसा ही फील कर रही थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला अपनी माँ से और बोला सी यू सून अम्मा। वो केरला में बॉर्न हुई है, साउथ इंडियन है, दैट मीन्स वो लोग अपनी मॉम को क्या बोलते हैं? अम्मा। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला मैं फिर से जल्द मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सिर्फ क्या किया पोएटेस ने? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। वो स्माइल करी, मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अब यहाँ पर 3 बार स्माइल क्यों यूज हुआ है? लेट्स सी। फर्स्ट स्माइल जो यूज हुआ है इसका मतलब है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, उनको क्या चीज रियलाइज हुई? वो बचपन का फैमिलियर एक। पहली बार वो इसलिए स्माइल करी कि उनको रियलाइज हुआ है कि मुझे वो बचपन का माँ से बिछड़ने का जो दुख है वो रियलाइज हो रहा है, और साथ में ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी माँ जो है अब बूढ़ी हो रही हैं, ओल्ड हो रही हैं, एज की बढ़ती एज के साथ जो उनकी डेथ है वो पास आ रही है। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज हुई। जो दूसरी बार उन्होंने स्माइल यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया? एज अ ब्रेव फ्रंट। ब्रेव फ्रंट यानी जब उन्होंने ये पहली स्माइल में रियलाइज किया कि मेरी मॉम बहुत ओल्ड हो रही है और शायद शी कैन पास अवे,
वो मर सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम किया इस दर्द से और ब्रेव फ्रंट रखा, यानी बहुत बहादुरी से स्माइल किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी माँ से मिलूंगी। और थर्ड स्माइल उन्होंने क्यों यूज किया वर्ड, इसलिए यूज किया फॉर द होप ऑफ सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम। तो तीसरे स्माइल का क्या मतलब है, तीसरे स्माइल में उनको उम्मीद आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी मॉम की डेथ नहीं होगी, मैं वापस आऊंगी और फिर से अपनी मॉम से मिलूंगी, उनको हक करूंगी, उनसे बातें करूंगी जैसे इस बार मैंने करी है और जैसे हर बार मैं करती हूँ। तो इसीलिए 3 बार उन्होंने यहाँ पे स्माइल यूज किया है कि स्माइल स्माइल स्माइल। फर्स्ट स्माइल रियलाइजेशन कि मेरी मॉम ओल्ड हो रही है, उनकी डेथ होने वाली है या कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। सेकेंड स्माइल का मतलब है ब्रेव फ्रंट, यानी बहादुरी से उस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालना और होप रखना। थर्ड वो उम्मीद, वो होप रखना कि मैं अपनी माँ से पक्के से 100% मिलूंगी, लौटूंगी तो वो मुझे मिलेंगी, अलाइव मिलेंगी और हम लोग वैसे ही इंजॉय करेंगे जैसे हर बार करते हैं। सो इसीलिए 3 बार स्माइल यूज किया गया है इस पोम में। और इसी के साथ हमारे पोम का एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। एंड लेट्स डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस चैप्टर में, इस पोम में यूज किए गए हैं। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है सिमिली। सिमिली का क्या मतलब होता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, दोनों में कंपैरिजन दिखाते हो और बीच में किस वर्ड को यूज करते हो, या तो आप वर्ड यूज करते हो एज या तो वर्ड यूज करते हो लाइक। तो पोम में सिमिली कहाँ यूज हुई है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। जब ये लाइन यूज हुई है तो फेस को किससे कंपेयर किया गया है, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। और क्या वर्ड बीच में यूज किया गया है, लाइक। तो फेस और कॉर्प्स यानी मॉम के फेस और डेड बॉडी को कंपेयर किया गया, दो चीजों को, बीच में वर्ड यूज किया लाइक। तो इस लाइन में हमारी सिमिली यूज होती है। एक लाइन और है जहां पे सिमिली यूज होती है, एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर भी फेस को कंपेयर किया गया है किससे, लेट विंटर्स मून से। तो फेस एंड लेट विंटर्स मून दो चीजों को कंपेयर किया और बीच में क्या वर्ड यूज हुआ है, एज। तो यानी इन दो लाइंस में सिमिली यूज हुई है। सेकेंड आपका जो लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। इट इज द डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। तो मेटाफोर में भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, यानी दो चीजों का कंपेरिजन हो रहा है, पर ये डायरेक्टली आप कंपेयर कर रहे हो, इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज नहीं हो रहे। तो कौन सी लाइन है जिसमें मेटाफोर यूज हुआ है, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यानी मॉम को किससे कंपेयर किया है, मेरी चिल्ड्रन यानी हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चों से कंपेयर किया गया है। ओके, एंड खुश बच्चे कौन से, जो अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे कंपेयर किया गया है। और बच्चे कैसे होते हैं, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। और मॉम का फेस कैसा है, मॉम का फेस बिल्कुल डल है, बहुत पेल है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है बिना यूसेज ऑफ द वर्ड्स लाइक एज या लाइक। तो यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ऐसी क्वालिटी के साथ लिख देते हो जिसमें इंसानों की क्वालिटी एसोसिएटेड होती है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी कि मतलब तेज तेज चलना या छूटना। तो इंसान तेज चल सकते हैं या पीछे की तरफ दौड़ सकते हैं। ट्रीज तो नॉन लिविंग है, लेकिन क्या है, एक जगह पर स्टिल है, दे कैन नॉट मूव। तो ट्रीज स्प्रिंट हो रहे हैं यानी मूव हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है जो कि मूव ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आपका यूज हुआ है। फोर्थ है रेपिटेशन। इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन द पोम। जब आप पोम में कुछ चीजों को या कुछ लाइंस या वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हो ताकि ब्यूटीफुल एक पोएटिक इफेक्ट मिले पूरी पोम को, उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। तो किस लाइंस में रेपिटेशन यूज हुआ है, द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो उसने 3 बार स्माइल यूज किया है, तो यहाँ पे आपका रेपिटेशन यूज हुआ है। फिर आता है ऑलिट्रेशन।
एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द लाइन ऑफ अ पोम। आपको अगर पता होंगे कि वावल्स क्या होते हैं, जो हमने बचपन में पढ़े, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे हैं वावल्स। इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जिस लाइन में दो कॉन्सोनेंट्स, यानी जिस लाइन में अगर कोई वर्ड्स लिखें और उन दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी वावल्स को छोड़ के कोई भी दूसरे लेटर्स हैं साथ में यूज हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है माई मदर, पूरी लाइन में माई मदर साथ में आया है, तो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर क्या है? एम, इसका भी, इस वर्ड का भी और इस वर्ड का भी, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साथ में यूज हुआ है और यहाँ पे एलिट्रेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। दैट थॉट, अगेन फर्स्ट टू लेटर्स आर टी, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ऑलिट्रेशन। आई सेड वॉज सी यू सून, तो सेड, सी, सून, ये तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट एस यूज हुआ और तीनों जो वर्ड्स उनके फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो दैट मीन्स इन तीनों लाइंस में कहीं ना कहीं एलिट्रेशन हुआ है यूज। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस थे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोम माई मदर एट 66 की समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद समरी। ये समरी में मैं आपको बताने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये पोम किस बारे में। ये पोम एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है एक मदर एंड डॉटर के बीच में। जो मदर हैं वो खुद पोएटेस हैं इस पोम की, वो अपने घर आई हुई है कुछ दिन के लिए और अब वापस जा रही हैं कोचिन एयरपोर्ट पे। और वो जब रास्ते में जब एयरपोर्ट जा रही होती हैं, घर से एयरपोर्ट जा रही होती हैं, तो रास्ते में अपनी मॉम को सोते हुए, कार में उनकी मॉम शायद सो जाती है, थोड़ी देर के लिए देखती हैं कि जो उनका मॉम का फेस है वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, झुर्रियों वाला हो चुका है, एंड जो उनकी एज है 66 ईयर्स ऑफ एज, उतनी वैसा ही उनका फेस भी लग रहा है। और कहीं ना कहीं उनके दिल में डर आ रहा है कि उनकी मॉम की जो एज है काफ़ी बढ़ गई है और इस वजह से कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो इतने नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो जब पोएटेस विंडो के बाहर देखती हैं तो देखती हैं यंग ट्रीज उन्हें दिख रहे हैं जो कि इतने फ्रेश दिख रहे हैं, यंग बच्चे दिख रहे हैं जो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, जो कि इतने एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है उनकी मॉम से और उनकी मॉम के फेस से, जो कि एक डेड बॉडी जैसा फेस दिख रहा है। वो हैं तो अलाइव पर फेस से इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि वो डेड बॉडी जैसी दिख रही है। तो फाइनली पोएट एयरपोर्ट पहुंचती हैं एंड वो अपनी मॉम को कहती हैं सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, और फिर स्माइल करती हैं 3 बार, जिसका मतलब ये होता है कि वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मॉम ओल्ड हो गई हैं। लेकिन इस रियलाइजेशन के बाद वो अपने आप को बहुत ब्रेव बनाती हैं कि नहीं, मेरे पास एक उम्मीद है, एक होप है कि मैं अपनी माँ से फिर से आके मिलूंगी। और फाइनली वो होप करती हैं, उम्मीद करती हैं कि मैं आऊँगी और अपनी माँ से ज़रूर मिलूंगी और उनकी डेथ नहीं होंगी, वो अलाइव रहेंगी। सो यहाँ पे हमारी पोम होती है फिनिश। So let's begin with the summary now. The poet in this poem describes her mother. तो जो पोएट है इस पूरी पोम में किसको डिस्क्राइब कर रही है, किसके बारे में बता रही हैं? अपनी मदर के बारे में। She says that she is 66 years old और बताती हैं कि उनकी मॉम की एज कितनी है? 66 years old की है वो, and looks very weak and old। और क्योंकि वो इतनी ओल्ड है, इतनी बड़ी उम्र की है, वो बहुत वीक दिखती है और काफ़ी बूढ़ी दिखती है। When the poet was returning from her parents' home and was on the way to the airport, her mother was accompanying her। तो जब पोएट जो है एयरपोर्ट जाती है, माँ पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट जाती है, तो रास्ते में कार में उनको कौन अकॉम्पनी करता है, कौन छोड़ने चलता है? उनकी मॉम। She noticed her mother who was sitting with her at the back seat of the car। तो उन्होंने अपनी मॉम को नोटिस किया जो कि पीछे वाली सीट पे दोनों माँ और बेटी बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपनी मॉम के फेस को नोटिस किया। कब नोटिस किया? जब उनकी मॉम सो गई थी गाड़ी में थोड़ी देर के लिए। शी वॉज स्लीपिंग विथ हर माउथ वाइड ओपन, और उनका मुंह कैसा था? सोते वक्त ओपन था, खुला हुआ था। हर फेस वॉज ऑफ द कलर ऑफ ऐश। ऐश क्या होती है? राख, जली हुई राख, काला ब्राउन अजीब सा। तो उनका जो फेस था उनकी मॉम का, वो कैसा दिख रहा था? ऐश जैसा, राख जैसा उनका फेस दिख रहा था। इट लुक्ड लाइफलेस, इसका ये मतलब है कि वो लाइफलेस यानी बेजान दिख रही थी बिल्कुल। दिस वेरी थॉट डिस्टर्ब्ड हर सो मच दैट शी डाइवर्टेड हर माइंड एंड लुक्ड आउटसाइड द कार। तो ये जो इतना मतलब अजीब सा नेगेटिव थॉट था, अपनी माँ का इतना मुंह फेस वैसे देख रही थी जो कि बिल्कुल राख जैसा दिख रहा था, लाइफलेस डेड बॉडी जैसी दिख रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कहीं मेरी मॉम की डेथ ना हो जाए, तो वो डर रही थी बेसिकली। तो इतने नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो अपनी कार के विंडो के बाहर देखने लग गई।
शी सॉ द ट्रीज बाय द रोड साइड विच सीम्ड टू बी रनिंग। तो उन्हें क्या दिखे? यंग फ्रेश ट्रीज दिखे जो हरे भरे खिले हुए थे, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, वो भागते हुए दिख रहे थे। भागते हुए का मतलब क्या है यहाँ पे? स्प्रिंटिंग। इसका मतलब ये होता है जब हम फास्ट मूविंग व्हीकल या किसी फास्ट मूविंग कार में होते हैं और हम विंडो के बाहर देखते हैं तो जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो पीछे की तरफ स्पीड में छूटती हुई दिखती हैं। जैसे मैं बैठी हूँ, बहुत सारे लाइन, पूरी लेन पूरी ट्रीज से भरी हुई है, तो जब मेरी गाड़ी तेज चलेगी तो सारे मुझे ट्रीज पीछे की तरफ छूटते हुए दिखेंगे, वो कहते हैं, उसे हम स्प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये जो चीज़ देखी उन्होंने वो बिल्कुल ऑपोजिट थी अपनी मॉम से, क्योंकि मॉम कैसी दिख रही थी? बिल्कुल डेड, लाइफलेस, और उतनी स्पीड में ट्रीज बहुत फ्रेश थे और पीछे की तरफ क्या कर रहे थे? छूटते जा रहे थे। तो दोनों चीज़ें बहुत ऑपोजिट थी उनकी मॉम के फेस से। There were young children running into the playground. All this symbolized life, energy and happiness in contrast to the mother's appearance. और क्या दूसरी चीज दिखी उनको विंडो के बाहर? उनको छोटे यंग बच्चे दिखे जो प्लेग्राउंड की तरफ खेलने के लिए भाग रहे थे अपने घरों से निकल के। तो यंग बच्चे कैसे होते हैं? फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, उनका फेस, उनकी स्किन कितनी फ्रेश होती है, ग्लो कर रही होती है बच्चों की स्किन। तो ये सारी चीजें क्या सिंबलाइज कर रही है? ये सारी चीजें सिंबलाइज कर रही है लाइफ की, जिनमें जान है, जिनमें एनर्जी है और जिसमें हैप्पीनेस है। और ये तीनों चीज़ें कंट्रास्ट में थी, यानी ऑपोजिट थी उनकी मॉम की, क्योंकि बच्चों में बहुत फुल ऑफ लाइफ होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत खुश थे। एग्जैक्टली ऑपोजिट उनकी माँ की, जो कि बिल्कुल लाइफलेस दिख रही थी, उनमें एनर्जी नहीं थी, एज के लिए हिसाब से बिल्कुल वीक हो गई थी, और हैप्पीनेस नहीं थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी थी कि मेरी बेटी जा रही है आज एयरपोर्ट पे और फिर पता नहीं कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, तो वो अनहैप्पी थी। When she reached the airport, she again looked at her ailing mother, who looked old and dull like the weak moon in the winter season. तो जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने फिर से अपनी मॉम को देखा पीछे मुड़ के एक बार, तो अगेन उनकी मॉम का फेस कैसा लग रहा था? बहुत वीक लग रहा था। कैसे? विंटर सीजन में जो मून होता है उस जैसे। और उनकी मॉम कैसी लग रही थी? एलिंग, यानी बहुत वीक लग रही थी। अब विंटर सीजन का मून कैसा होता है? जब विंटर सीजन खत्म होने वाला होता है तो जो मून होता है वो क्लियरली नहीं दिखता, जो ब्राइट मून, क्लियर मून क्लियरली नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फॉग आ जाता है, धुंध आ जाती है, तो मून धुंधला धुंधला यानी कि बहुत ही फॉगी फॉगी दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। एग्जैक्टली उसी तरह उनकी मॉम का फेस भी लग रहा था, लाइक लेट विंटर्स मून, यानी कि उनकी मॉम के जो फेस में जो यंग अडोलेसेंस का जो चार्म होता है, जो ग्लो होता है, जो ब्यूटी होती है, वो सब खत्म हो गई है और ढल गई है। किस जैसे? एक फॉग जैसे, क्योंकि उनके फेस पे पूरे रिंकल्स आ गए, बुढ़ापा आ गया और उनका फेस बिल्कुल ऐश यानी राख जैसा दिख रहा है। द पोएट वॉज सराउंडेड बाय द सेम फेयर दैट शी हैड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, द फेयर ऑफ लूजिंग हर मॉम। तो बचपन में शायद पोएट कुछ दिनों के लिए, शायद अपनी आगे फर्दर स्टडीज करने के लिए अपनी मॉम से शायद बिछड़ गई थी, शायद कुछ दिनों के लिए दूर हो गई थी। तो उनके दिल में वही बचपन वाला जो डर था अपनी माँ से बिछड़ने का, वो सेम फीलिंग उधर एयरपोर्ट पे खड़े होके भी आ रही थी कि बचपन में भी मुझे ऐसा ही डर खाया था कि मैं अपनी मॉम से अलग हो रही हूँ, दूर जा रही हूँ। कुछ दिन के लिए वो शायद चली भी गई थी, तो सेम डर अभी उनको वहीं पे आ रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट पे खड़े होके वो अपनी माँ से बिछड़ रही थी, यानी कि अपार्ट हो रही थी, दूर जा रही थी कितने दिन के लिए, और ये भी नहीं पता कि वापस कितने दिन बाद आएंगी। She thought that maybe this was the last time that she saw her mother alive. और साथ में उनके दिल में एक ऐसा ख्याल आ रहा था कि ये शायद आखिरी बार है जब मैं अपनी मॉम को यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा है, इतनी ओल्ड और इतनी वीक है, इनको इतनी केयर की ज़रूरत है और उनकी केयर करने के लिए कोई है नहीं। तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं दोबारा हूँ तो मैं अपनी माँ को अलाइव या जिंदा देख ही नहीं पाऊँ, हो सकता है उनकी शायद डेथ हो जाए। तो इस टाइप का डर का जो फीलिंग है, इनसिक्योरिटी अपनी माँ को लेके, वो उनके दिल में आ रही थी। Her mother was about to die, but then she tried to come out of the sadness and she smiled at her mother. तो बेसिकली उनकी एज इतनी थी कि वो शायद कभी ना कभी उनकी डेथ हो ही जाती, पर इतनी सैडनेस, इतने दुख और इतने डर वाली फीलिंग से बाहर आने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला अपनी माँ से, सिर्फ स्माइल किया, और बहुत वाइडली उन्होंने स्माइल किया। She said that soon she would see her again. तो उन्होंने अपनी मॉम को बोला, I will see you soon अम्मा। वो अपनी मॉम को अम्मा कहती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगी, आऊंगी मैं। द पोएट वॉन्टेड टू बी विथ हर मदर अगेन एंड डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हर। तो पोएट चाहती थी कि वो अपनी मॉम के साथ ही रहें और अपनी माँ को कहीं खो ना दे, कहीं उनकी माँ की डेथ ना हो जाए, और वो चाहती थी कि उनसे, उनके साथ रह के वो उनकी इस एज में केयर करें, टाइम स्पेंड करें अपनी माँ के साथ। लेकिन शायद उनकी हो सकता है कुछ काम या कोई ऐसी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से उनको जाना ही पड़ा। और स्माइल करके इस उम्मीद के साथ कि वो फिर से आएंगी, अपनी मॉम से मिलेंगी और उनकी मदर की डेथ नहीं होगी, वो वहाँ से चली जाती हैं। सो आई होप आपको समरी अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। किस तरीके का पेन, एक जो दर्द है वो पोएट फील कर रही है अपनी माँ के लिए। तो व्हेन द पोएट लुक्स एट हर मदर्स फेस क्लोजली शी डिस्कवर्स दैट शी हैज एज्ड एंड हर एंड इज नियर। तो जैसे ही पोएट गाड़ी में बैठे बैठे अपनी माँ के फेस को देखती है, वो ये रियलाइज करती है कि उसकी मम्मी की जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उनका एंड इज नियर, यानी किसी भी टाइम शायद इनकी डेथ हो सकती है। द फीलिंग ऑफ हर मदर बीइंग ओल्ड नीडिंग केयर एंड हेल्प पेन्स द पोएट एज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर। तो ये जो फीलिंग है कि जो मेरी मदर है बहुत ओल्ड हो गई है, उसको केयर और हेल्प की ज़रूरत है कि कोई उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे, केयर करे, लेकिन कोई और है ही नहीं उनकी केयर करने के लिए। ये फीलिंग और ये सब कुछ देख के पोएट बहुत दुखी हो जाती है। She feels that her mother can die any moment and that then she will lose her forever. तो उस अपनी मॉम के इतनी वीकनेस को और इतने उतरे हुए चेहरे को, रिंगल भरे चेहरे को देख के पोएट को लगता है कि वो इतनी वीक हो गई है कि इसकी किसी भी टाइम डेथ हो जाएगी और मैं अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगी। Her childhood fear of losing her mother, which was then timely but now will be forever and comes back to her. तो जो बचपन में अपनी माँ से शायद वो कभी बिछड़ी होंगी एंड वो जो डर बिछड़ने का था वो फिर से एयरपोर्ट पे खड़े होकर उनके सामने आ रहा था कि मेरी मॉम की डेथ हो जाएगी, मैं फिर से हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाऊंगी फॉरएवर के लिए। वो डर बार बार पोएट के पास आता है। तो इसी दर्द, इसी पेन और इसी एक को यहाँ पे पोएट के पेन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, जो विंडो के बाहर पोएटिस ने देखे, उनको स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया, इसका मीनिंग क्या है। द यंग ट्रीज हैव बीन पर्सोनिफाइड। ये जो यंग ट्रीज उनको पर्सोनिफाइड किया है, यानी इसमें क्या ऐड किया है, इसमें एक ह्यूमन क्वालिटी ऐड करी कि वो स्प्रिंट होके बाहर आ रही है। When looked at from the poet's moving car, they seem to be running past. जब पोएट की चलती हुई फास्ट मूविंग कार के बाहर आप देखते हो तो जो यंग ट्रेन्स है वो ऐसा लगता है पीछे की तरफ जल्दी जल्दी छूट रहे हैं। कभी तेज कार के आप बैठे हो और बाहर देखोगे तो आपको लगेगा जितनी भी चीज़ें पीछे की तरफ जल्दी जल्दी छूट रही हैं, तो उसी को स्प्रिंटिंग कहते हैं और ट्रीज को वही क्वालिटी दी गई है यहाँ पे। द पोएट फाउंड इट टू बी स्ट्राइकिंगली ऑपोजिट टू हर मदर हु लुक्ड एज स्टिल एज अ डेड बॉडी। तो पोएट को ये चीज़ बहुत कॉन्ट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट लगती है, क्योंकि एक तरफ अपनी मॉम को देख रही है जो एक डेड बॉडी जैसे सो रही है मुंह खोलकर, और दूसरी तरफ वो यंग फ्रेश ट्रीज को देख रहे हैं जो स्पीड में पीछे छूट रहे हैं। तो वो मॉम का फेस और जो यंग ट्रीज स्प्रिंट हो रहे हैं दोनों काफी ऑपोजिट थे पोएट के लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पोएट ने ये मेरी चिल्ड्रन यानी कि जो ये हैप्पी चिल्ड्रन होते हैं, इसके बारे में हमें क्यों बताया कि वो अपने घरों के बाहर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स आ रहे हैं। स्पिलिंग यानी कि निकल के अपने घर के बाहर आ रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने क्यों बताई है पोएम में। द पोएट ड्रॉज अ कंपेरिजन बिटवीन व्हाट इज ट्रैवलिंग विथ हर एंड व्हाट शी कैन सी आउटसाइड। द पोएट दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ जो उनके साथ ट्रैवल कर रही है यानी कि जो कि उनकी मॉम जो उनके साथ ट्रैवल करके जा रही है एयरपोर्ट तक, और दूसरी चीज़ जो वो विंडो के बाहर देख रही है कि यंग बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं खेलने के लिए। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये बेसिकली लाइफ और डेथ के बीच में कंपैरिजन है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन है, उनकी माँ जो कि सो रही है और ऐसे सो रही है जैसे डेड बॉडी जैसी लग रही है और स्टिल है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही। तो लाइफ और डेथ के बीच में बेसिकली कंपैरिजन है। Her mother is sleeping with mouth open like a dead body, while outside she can see children who are full of life, energetic and enthusiasm. So वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी। फोर्थ क्वेश्चन, why has the mother been compared to the late winter's moon? जो पोएट की मॉम है उन्होंने उनको लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है, तो देखते हैं। Just as the late winter's moon is dull and lacks luster, so is her mother at the end stage of her life. जैसे एक लेट विंटर का जो मून होता है बहुत डल होता है और उसमें कोई लस्टर यानी कोई शाइन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पूरा फॉग,
पूरी धुंध आ जाती है विंटर सीजन में, एग्जैक्टली उसी तरह पोएट की मॉम का भी जो फेस है वो हो गया है इस तरीके से, क्योंकि उनकी लाइफ के वो एंड स्टेज पर हैं, बहुत डेड हो गई हैं, अपना ग्लो और अपना चार्म सब खो चुकी हैं। ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स ओवरशैडोड बाय द फॉग इन द स्काई, सिमिलरली हर मदर कैन गेट ओवरशैडोड बाय द डेथ एट एनी टाइम। जैसे लेट विंटर मून के ऊपर फॉग यानी धुंध छा जाती है, धुंधला हो जाता है, उसी तरह उनकी मॉम भी ओवरशैडो यानी उसके ऊपर किसकी छाया आ गई है, डेथ की, मौत की, यानी उनके ऊपर भी कभी भी डेथ आ सकती है। बोथ ऑफ देम आर नियरिंग एन एंड, वन ऑफ द सीजन एंड वन ऑफ द लाइफ। बोथ कौन, यानी मॉम एंड मून, दोनों किसी चीज के एंड पर आ रहे हैं। पहला जो मून है वो लेट विंटर्स मून है, यानी अब विंटर सीजन खत्म हो रहा है एंड इसके बाद अब समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब सन जो मून है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा समर सीजन में। तो वो कह रहे हैं कि जो मून है वो एंड पे आ रहा है सीजन के, यानी अपने सीजन खत्म करके अब समर वाले मून पे आएगा, और मॉम भी एंड पे आती है, लेकिन कौन से एंड पे, अपनी जिंदगी के एंड पे, यानी उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, what do the parting words of the poet and her smile signify? जो पार्टिंग वर्ड्स यानी बिछड़ते वक्त जो पोएट ने अपनी माँ से वर्ड्स बोले और साथ में एक स्माइल करी, इन दोनों का क्या सिग्निफाई करा है, यानी इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक बार में पोएट ने जाते वक्त क्या बोला था, पार्टिंग वर्ड्स यानी बिछड़ते वक्त उनके वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, मैं फिर से तुम्हें मिलूंगी। और फिर वो स्माइल करी, और स्माइल का मतलब ये था एक उम्मीद कि मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी, यानी इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट शो द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी माँ, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है पोएट का, कि वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं ला रही और सोच रही कि मैं अपनी माँ से आऊंगी और बिल्कुल मिलूंगी। शी ओवरकम्स हर पेन एंड फेयर, फिर वो अपना पेन और जो फेयर, जो डर है दिल में माँ को खोने का, उससे थोड़ा अपने आप को ओवरकम करती है। अश्योर्स हरसेल्फ, अपने आप को अश्योरेंस देती है, यानी समझाती है अपने आप को, एंड हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन, और अपनी मदर को भी बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे, सी यू सून। शी इज बीइंग वेरी ब्रेव, और फिर वो बहुत ब्रेव फील कर रही है, विच इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोम, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो ब्रेव फील कर रही है अपने आप को, स्माइल कर रही है, यानी दिल में दर्द है और फेस पे एक स्माइल है, यानी वो सोचो कितनी ब्रेव है कि अंदर से डर रही है अपनी माँ को खोने का, और फेस पे ब्रेवली, बहादुरी से स्माइल कर रही है और अपनी मॉम को पॉजिटिव एटीट्यूड से बोल रही है, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, उम्मीद है उसे कि मेरी मॉम की डेथ नहीं होगी, मैं आऊंगी और अपनी माँ को मिलूंगी। तो और इसीलिए बार बार वो स्माइल 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 कर रही है, और इसी से समझ में आ रहा है कि वो कितनी ब्रेव है। अंदर डर एंड फेयर की फीलिंग है, डर की और मतलब इनसिक्योरिटी, और फेस पे ब्रेव स्माइल है, और उम्मीद है कि मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन, जिसमें हमने समरी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हमने, और हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स समझे। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से मेरी वीडियोस को रिविजिट कर सकते हैं और समझेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिल रही तो एक छोटा सा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल गूगल पे जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम डालना है, जो कि है magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे, ऐसे एक पेज आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे सारी क्लासेस दी हुई हैं, क्लास 12th 11th 10th 9th 8th, और हर क्लास में सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी टीचर्स उन सब्जेक्ट को पढ़ाती है, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास 11th की इंग्लिश देखनी है, तो मैं क्लास 11th पे क्लिक करूंगी, और जब मैं क्लिक करूंगी तो इस तरीके से मेरे सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें सारे टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और जो सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश है जो कि मैं पढ़ाती हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स और सारी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड पोम्स आ जाएंगे, जिसमें डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समरी, क्वेश्चन एंड आंसर, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन देखना है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगी। तो जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरा वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं पूरा वीडियो का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से आप क्लास 12th के लिए भी कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश की मेरी वीडियोस पे जा सकते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इजीली आपको वेबसाइट पे पहुंचना है। तब तक के लिए चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।